नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। आज दिन रविवार का है, तो जाहिर सी बात है, राहुल गांधी के खुलासे का जिक्र होना ज़रूरी है और उस जिक्र का एक हिस्से का ज़्यादा ज़रूरी है। राहुल गांधी के उस दिन का वो है जब राहुल गांधी ने जेन ज़ी, जिसको जेन ज़ी आजकल पूरी दुनिया में पहचान गए हैं, उसका आह्वान किया। आह्वान क्या किया? एक ज़िक्र किया अपने ट्वीट में कि मैं युवाओं के साथ, स्टूडेंट्स के साथ और जेन ज़ी के साथ खड़ा हूँ। एक सिंपल ट्वीट उन्होंने ये किया। अब नेपाल के बाद जेन ज़ी को लेके पूरी दुनिया में क्या माहौल है ये आपको मालूम है, और इस देश में जेन ज़ी जो मतलब 13-14 साल से लेकर 28 साल की उम्र के हैं, यानी सन 97 से लेके 2012 के बीच की जो पैदाइश है, उनको लेके उन्हें जेन ज़ी कहा जाता है। उनको लेके बीजेपी को बड़ी तकलीफ हुई कि भाई राहुल गांधी ने उनका जिक्र क्यों किया, और उसे नेपाल से जोड़ दिया। और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को नेपाल की तर्ज पर इस देश को डिस्टेबलाइज करने की साजिश राहुल गांधी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, इस तरह की बातें उन्होंने की। खैर, ये मुद्दे ने ज़मीन नहीं पकड़नी थी, नहीं पकड़ी। लेकिन एक चीज़ और थी जो बीजेपी समर्थित गोदी मीडिया या बीजेपी ने काफ़ी जिसको प्रमोट करने की कोशिश की, वो थे दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के जो इलेक्शन हुए उसके नतीजे, डूसू जिसको कहते हैं, जहाँ पर 3 सीटों पर एबीवीपी जीत गई, जो बीजेपी की स्टूडेंट विंग है, और सिर्फ एक कांग्रेस के एनएसयूआई को एक सीट मिली सिर्फ, जबकि पिछली बार कांग्रेस ने वहां पर प्रेसिडेंट समेत जो है वो जीत दर्ज की थी। तो इस एनएसयूआई की हार को बीजेपी ने जोड़ा कि जेन ज़ी ने राहुल गांधी को रिजेक्ट किया, इस तरह से जोड़ा। हालांकि सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के इलेक्शन से जहां कुछ लाख वोटर्स हैं, उसके साथ राहुल गांधी की जेन ज़ी अपील को नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन खैर, राहुल गांधी ने तो स्टूडेंट्स और युवा सबका कहा था, सिर्फ जेन ज़ी नहीं कहा था। उन्होंने जेन वाई का भी जिक्र किया था, सब तरह के। लेकिन एक मसाला मिला, बीजेपी ने उसको कैश किया, लेकिन उससे सवाल तो कहीं उठते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर एनएसयूआई क्यों हारी, इसको अगर आप विश्लेषण इसका करना लगोगे तो आपको एक बहुत बड़ी पिक्चर खुल के धीरे धीरे सामने आ रही है। और वो बड़ी पिक्चर पूरी कांग्रेस के बारे में आ रही कि, और उसका लबोलुबाब ये निकल रहा है मेरी नज़र में तो, कि राहुल गांधी बड़ी महीन लाइन पर चल रहे हैं। महीन मतलब बड़ी पतली लाइन पर चल रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी बैलेंस इधर उधर हुआ तो उनकी खुद की पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। वो जेन ज़ी और स्टूडेंट्स को अगर उनका आह्वान कर रहे हैं, फिर स्टूडेंट इलेक्शन में आपको हार मिलती है तो उसकी कोई तो वजह रही होगी। वोट चोरी सारी वजह नहीं थी, क्योंकि वो डिफरेंस खास करके प्रेसिडेंट में बहुत बड़ा था। अब ये लड़की है, इसका नाम शायद अंशुल कुछ करके है, ये जरा इस देखिए, रोती हुई इस लड़की की ये वीडियो आपके सामने। ये वो लड़की है जो कहती है, जो पिछले एनएसयूआई के जो लोग कहते हैं कि पिछले 6 साल से लगातार दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम कर रही, स्टूडेंट के उसके लिए, एनएसयूआई के लिए काम कर रही थी, बड़ी जद्दोजहद कर रही थी, और इसको उम्मीद थी कि अध्यक्ष का पद का उम्मीदवार इन्हें बनाया जाएगा। लेकिन इस लड़की को साइडलाइन करके किसी और लड़की को अपना प्रत्याशी एनएसयूआई ने बना दिया, और जो उपाध्यक्ष पर एनएसयूआई का जीता है, उसको जो अध्यक्ष के लिए लड़की खड़ी थी उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग माना जा रहा था, लेकिन उसे उपाध्यक्ष पद पर जो है लड़ा दिया गया, वो जीत भी गए। ये सारी चीज़ें एक सवाल उठाती हैं कि अगर यंगस्टर्स के बीच में ही छवि ठीक नहीं है या वहाँ सिस्टम ठीक नहीं है, तो राहुल गांधी जो पिछले 2-3 साल से लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश को बहुत बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि एनएसयूआई अब उसको राहुल गांधी नहीं संभालेंगे। हालांकि उन्होंने अपनी कांग्रेस में शुरुआत यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई से ही की थी, उसके प्रभारी बन के ही की थी, अभी भी डिफैक्टो चेयरमैन वही है। लेकिन अब उनको कांग्रेस को संभालना है, कांग्रेस को रिवाइव कर रहे हैं। ऐसे में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में वो तो इन्वॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन मैसेजिंग तो वहीं से जाएगी ना। युवाओं को जोड़ना है तो युवाओं पॉलिटिक्स में, देखिए एक चीज़ तो तय है, पॉलिटिक्स में हवाबाजी से काम नहीं चलता। राजनीति में सिर्फ नैरेटिव नहीं होता, चुनाव जीतना जरूरी है। यही बात सचिन पायलट भी कह रहे हैं। ये बात सही है कि बहुत कुछ बदला है देश के अंदर। आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले, इवन 20 साल पहले जो उम्मीदें थी, एक्सपेक्टेशंस थी,
काम करने के तरीके थे, टेक्नोलॉजी है, युवावस्था में लोग बहुत कुछ अब देख रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, बहुत बदलाव हुआ है। लेकिन जो मूल भावना है हमदर्दी की, भाईचारे की, प्रेम की, देशभक्ति की, समर्पण की, त्याग की, तपस्या की, जन कल्याण की, ये नहीं बदल सकती। आज से 50 साल बाद भी जो लोग समाज कल्याण करेंगे, राजनीति काम करेंगे, उन सबको इन असूलों को, इन मूल्यों को अपनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं अपनाएंगे, ऊपर काम करेंगे, तो राजनीति में तो भाई वो साल, 2 साल, 5 साल चल सकता है। लंबा चलने के लिए लोगों का मन भी जीतना जरूरी है, चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। लेकिन ये सब बैलेंस कर, और ये बात से ये दुविधा आती है कई बार निर्णय लेने में, बात बोलने में इंसान सोचता है 2 बार, इसका मुझे राजनीतिक लाभ होगा, नुकसान होगा। और आजकल सोशल मीडिया इतना हो गया है, हर चीज आप बोलते, कहते, सुनते हैं, उसका कौन क्या इंटरप्रेट करेगा। और आजकल नाम बताना नहीं पड़ता, आप कोई ना नाम बताओ और दुकान चलाते रहो। तो बहुत तरह के बदलाव समाज में आए। अब दरअसल जिक्र ये इसलिए कर रहा हूँ महीन लाइन पे चलने की बात, कि अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखोगे एनएसयूआई से शुरू करते हुए, तो कहीं ना कहीं ऐसी एक फीलिंग आ रही है कांग्रेस से कि चाहे अनचाहे में राहुल गांधी कांग्रेस का लेफ्टीकरण तो नहीं कर रहे हैं, लेफ्टिस्ट सोच और उसके साथ समाजवादी, ये तो सोच कांग्रेस की ट्रेडिशनल सोच को रिप्लेस कर रही हैं क्या? क्योंकि हाल फिलहाल में जितनी कांग्रेस में नियुक्तियां हुई हैं, मैं किसी एक डिपार्टमेंट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन या जो भी बनाए गए हैं, जिन्हें जिम्मा सौंपा गया है, जरा आप उनका एक बैकग्राउंड देखिएगा, तो वो बैकग्राउंड या तो आपको वो चंद्रशेखर टाइप वाला समाजवाद वाला बैकग्राउंड दिखेगा, या आपको लेफ्ट का बैकग्राउंड दिखेगा। और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, वोटर जानते हैं दुनिया में, कि ये लेफ्ट के लोग, समाजवाद के लोग भाषण बहुत अच्छा दे सकते हैं, स्टेज पे बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये वोट नहीं ला सकते, ये आपको चुनाव नहीं जितवा सकते। भाषण बहुत अच्छा दे सकते हैं, और धीरे धीरे कांग्रेस के जो ट्रेडिशनल सोच रखने वाले, विचारधारा वाले लोग हैं, जो राजनीति को कैसे चलाया जाता है, की जाती है, वो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि उन्हें वो तवज्जो नहीं मिल रही जो बाहर से आए लोग, खास करके लेफ्ट बैकग्राउंड वाले, समाजवाद बैकग्राउंड वाले लोगों को तवज्जो ज़्यादा मिल रही। अब इसका उदाहरण मैं फिर एनएसयूआई से लेता हूँ। आपको कुछ पत्रकारों ने बल्कि सोशल मीडिया पे लिखा भी है इसके बारे में कि कन्हैया कुमार, अब आपको कन्हैया कुमार को देखना पड़ेगा। कन्हैया कुमार खुद कोई इलेक्शन अब तक नहीं जीते हैं। 2021 में, शायद 2021 में कन्हैया कुमार को एनएसयूआई का इंचार्ज बनाया। उसके बाद एनएसयूआई ने कितनी तरक्की करी, ये कभी किसी ने पूछा या किसी ने देखा? नहीं देखा। एनएसयूआई कोई बहुत मजबूत नहीं हुई, बल्कि एनएसयूआई के अंदर गुटबाजियां बहुत बढ़ गई। कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार अपने लोगों को एनएसयूआई में फिट कर रहे हैं, और एक एनएसयूआई का लेफ्टीकरण पूरी तरह से किया जा रहा है। एक सोचे समझे तरीके से वामपंथ की तरफ के लोगों को, या वामपंथी सोच रखने वाले लोगों को एनएसयूआई में इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रखा जा रहा है। अब कन्हैया कुमार लेफ्ट सोच से आए हैं, लेफ्ट बैकग्राउंड से आए हैं, ये हम सबको मालूम है। अब इसके अलावा कन्हैया कुमार के साथ एक और हैं, अंशुल त्रिवेदी, डॉक्टर अंशुल त्रिवेदी। कहा जाता है कन्हैया कुमार के रणनीतिकार हैं। बाकायदा उन्हें 2 महीने पहले एआईसीसी से चिट्ठी निकलवा कर उन्हें एनएसयूआई का जो है एआईसीसी की तरफ से नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। ये भी जो है वो कन्हैया कुमार के साथ लेफ्ट से आते हैं, लेफ्ट की उससे इन्होंने जो है वो है, इनकी संस्था जो है वो एसडीएफ या जो भी इनकी स्टूडेंट विंग थी उसकी तरफ से आए हैं। अब आपके सामने ये तस्वीर है, ये टीम कन्हैया की एक तस्वीर रखी है, डॉक्टर अंशुल त्रिवेदी। उसके अलावा 2 लोग और हैं, कहा जाता है वंशिका और मयूर। ये वंशिका और मयूर दोनों एनएसयूआई के दफ्तर में बैठते हैं, और एनएसयूआई के खाते से इनकी सैलरी जाती है। ये दोनों भी डीएसएफ, जो जिस स्टूडेंट विंग से कन्हैया कुमार जुड़े थे, अंशुल त्रिवेदी जुड़े थे, उसी से जुड़े हुए हैं। और दोनों, एक सोशल मीडिया देखता है और एक कंटेंट जो है वो कंटेंट की जो टीम है उसको लीड करती है। इंपॉर्टेंट पोजीशंस में
ठीक एनएसयूआई के डूसू चुनाव के बीच में ही एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदलने का एक नोटिफिकेशन भी निकल जाता है चुनाव के बीच में। सवाल वहां भी उठ रहे हैं कि क्यों, क्या जरूरत थी। दूसरा, एक दिन मैंने भी आपको वीडियो दिखाया था शायद, जब ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव हो रहे थे, सचिन पायलट वहां कैंपेन करने गए थे, दीपेंद्र हुड्डा वहां कैंपेन कर रहे थे, रागिनी नायक कैंपेन कर रही थी, देवेंद्र यादव कैंपेन कर रहे थे। चारों ट्रेडिशनल कांग्रेस की सोच के लोग, चारों स्टूडेंट्स उससे निकले हुए। लेकिन एनएसयूआई के जो प्रभारी हैं कन्हैया कुमार, उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया पे एक मैसेज डालने के अलावा कहीं कैंपेन में नजर नहीं आए, ना उनकी ये टीम के लोग नजर आए। क्यों? एथिकली तो कन्हैया कुमार को वहां होना चाहिए था ना, उस चुनाव में होना चाहिए था। भाई राहुल गांधी जेन जी जेन वाई की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर किसी पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है तो वो कन्हैया कुमार पे आती है, उसके बाद यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उन पे आती है। कन्हैया कुमार स्टूडेंट्स को जोड़ेंगे तभी तो यूथ कांग्रेस भी मजबूत होगी, तब कांग्रेस मजबूत होगी। राहुल गांधी के जो सपना है या राहुल गांधी का जो वो है टारगेट है वो पूरा होगा। लेकिन कन्हैया कुमार चुनाव से दूर थे, कहीं नहीं थे। क्या वो बिहार में ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जो उनकी असली जिम्मेदारी है उसको कम दे रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। अब आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जरा राष्ट्रीय स्तर पे आइए, कांग्रेस की बात कीजिए। अब तक कन्हैया कुमार, सैयद नासिर हुसैन, प्रसन्नजीत बोस, टीपी त्रिपाठी, शकील अहमद खान, बत्तीलाल बैरवा, ये कुछ ऐसे नाम हैं, इनको कुल मिलाकर 8 लोग ऐसे हैं जो जेएनयू में या तो अध्यक्ष रहे हैं या ये लेफ्ट विंग से वामपंथ के लोग हैं, सारे वामपंथी हैं सारे के सारे बैकग्राउंड से, और या कोई अध्यक्ष रहे हैं या उससे जुड़े रहे हैं, कुछ ना कुछ रहे हैं। ये 8 के 8 पूर्व अध्यक्ष हैं, इनफैक्ट माफ कीजिएगा, 8 के 8 पूर्व अध्यक्ष हैं और सब के सब लेफ्ट स्टूडेंट विंग से जुड़े हुए थे। ये सब के सब इस वक्त कांग्रेस में है, सब के सब। राहुल गांधी की जो खुद की टीम है उसमें ये लोग घुसने की कोशिश करते, कहा जाता है कन्हैया कुमार तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, इनमें से भी कुछ लोगों ने कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी की जो टीम है वो टीम अच्छी तरह से जानती है कि अगर ये यहाँ आ गए तो हालात ठीक नहीं रहेंगे, इसलिए उन्होंने इन्हें घुसने ही नहीं दिया। लेकिन प्रियंका गांधी की टीम में अगर आप नजर दौड़ाओगे तो एक संदीप सिंह, कौन, पूर्व जेएनयू अध्यक्ष, लेफ्ट वामपंथी से जुड़े हुए, मोहित पांडे जेएनयू से लेफ्टिस्ट, अनिल यादव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लेफ्टिस्ट, शाहनवाज आलम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लेफ्टिस्ट, प्रदीप नरवाल और धीरज गुर्जर 2 ऐसे हैं जो एनएसयूआई से या यूथ कांग्रेस से आए हैं। बाकी 4-5 लोग, प्रियंका गांधी की जो कोर टीम है, सब ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स में लेफ्ट से की पॉलिटिक्स करते थे और कांग्रेस और इन सब को खूब गालियां दिया करते थे। आज वो प्रियंका गांधी की टीम संभाल रहे हैं। ये तो हैं जो लेफ्ट से आए हैं। अब आप और नजर दौड़ाइए, हाल फिलहाल में जो कांग्रेस में नियुक्तियां हुई है, लोग आए हैं, आप खुद सोचिए कि जो वो लोग आए हैं, सिवाय अच्छे भाषण के अलावा क्या कांग्रेस को कहीं कोई वोट एक्स्ट्रा दिलवा सकते हैं? नहीं दिलवा सकते। वक्ता अच्छे हैं, जानकार बहुत अच्छे हैं, कोई प्रोफेसर है, कोई कुछ है, लेकिन उनको उस हिसाब से पोजीशन देनी चाहिए। उन्हें अलग अलग विंग्स का चेयरमैन या इस तरह का बनाने की क्या जरूरत है? ऐसे में जो पार्टी में अभी तक इतने दबाव के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद पार्टी के साथ खड़े हैं, वो लोग धीरे धीरे अपने आप को कटा हुआ महसूस करने लगेंगे। अब आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, वो गौतम क्या नाम है, मैं नाम भूल गया उनका, जो आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे। आम आदमी पार्टी से उन्हें इस्तीफा क्यों देना पड़ा, क्यों मंत्री पद छोड़ना पड़ा?
क्योंकि जो उन्होंने भाषण दिया था, जो बातें उन्होंने कही थी, उसको लेके कंट्रोवर्सी हुई थी। वो आज कांग्रेस में आपने उनको एक इम्पोर्टेंट सेल, शायद एससी सेल या इसका इंचार्ज बना दिया है। वो बैगेज भी उनके साथ आएगा, आज नहीं तो कल वो आएगा साथ में, बैगेज साथ में आएगा। वो हिंदू देवी देवताओं के बारे में जो भी उन्होंने कहा था, ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंट पोजीशन पे आप रख रहे हो। और वो मजे की बात है, ये सब पोजीशन वो हैं जो राहुल गांधी जिन मुद्दों को आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी बात करते हैं युवाओं की, जेन जी की, जेन वाई की, स्टूडेंट्स की, तो यहाँ लेफ्ट वाले लोग जो हैं उस विंग को संभाल रहे हैं। राहुल गांधी बात करते हैं जातिगत जनगणना की, जिसका जितना आबादी उसका उतना हक, वहां पर वो लोग जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं उन संगठनों की जो समाजवाद या इस तरह की बैकग्राउंड से आए हैं, जो कांग्रेस को गरियाने पर ही जिनकी अब तक का सफर रहा। यही लोग राहुल गांधी के मेन मुद्दों को संभाल रहे हैं। तो फिर ऐसे में ये जो सचिन पायलट है, दीपेंद्र हुड्डा है, या आपका जिग्नेश मेवानी है, या आपकी वो लड़की है एक हरियाणा में, वो क्या नाम भूल गया मैं, अंबाला से जो चुनाव लड़ी, जिसकी टिकट कट गई थी, वो है, महिला है, या रागिनी नायक है, या इस तरह के लोग हैं, इमरान प्रतापगढ़ी है, या इमरान मसूद है, या और बहुत सारे हैं, तो मैं कुछ नाम ले रहा हूं। ये लोग कब तक इंतजार करते रहेंगे? एक मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूं। मुझे नहीं मालूम ये कौन है, मैं इस नेता का नाम नहीं जानता, लेकिन कांग्रेस के मंच से बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस से जुड़ा हुआ ये। जरा इनकी बात सुनिए। आप प्रदेश अध्यक्ष जी को एक अवगत कराना चाहता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ हर बार ऐसे होता है, पिछले 20 साल से वोट चोरी के नाम पर हमारे टिकट चोरी दिल्ली से हो जाती है। आपको हमारी बात रखनी पड़ेगी, अपने बेगू विधानसभा वासियों की बात रखनी पड़ेगी कि स्थानीय को मौका मिलना चाहिए। आप तैयार हो? एक बार हाथ उठाओ और घोगरा साहब को बताओ कि बेगू विधानसभा में स्थानीय चलेगा, बाहर की दुकान नहीं चलेगी। क्योंकि हमने दोनों पार्टियों के लोगों को देख लिया, यहाँ की भावनाओं को नहीं समझते हैं, अपनी मर्जी से चलाते हैं। कोई दिल्ली बैठते हैं, कोई चित्तौड़ बैठते हैं, ऐसा। ये भाई बोल रहा है हमारा टिकट दिल्ली में चोरी हो जाता है। अब आप समझ रहे हैं, मंच से ये बात बोल रहा है। कल के आए लोगों को आप महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देते हैं। सचिन पायलट आज भी जिम्मेदारी का इंतजार कर रहे हैं, जिग्नेश मेवानी इंतजार कर रहे हैं, वो एक और देवेंद्र हैं वहाँ पर छत्तीसगढ़ में, जो जेल में भी रहे हैं, जिन काफ़ी देर अंदर है, वो जिम्मेदारी का इंतज़ार कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जिम्मेदारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अरे कितने नाम लूँ मैं, माफ़ कीजिएगा, बहुत सारे नाम छूट भी गए होंगे। कितने ही लोग ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं। DK शिव कुमार भी उसमें से एक है, जो आश्वासन पे अभी भी टिके हुए हैं, खड़े सिर्फ वेट कर रहे हैं। वो आपके आश्वासन पे टिके हुए हैं, उन्हें उम्मीद है कि आप एक न एक दिन अपनी बात पूरी करेंगे। लेकिन जब उनके सामने ही बाहर से आए, वो भी गैर कांग्रेसी सोच वालों को, जब वो देखते हैं कि इन्हें की पोजीशन पे बिठाया जा रहा है और वो अपना एजेंडा जहां जहां बैठेंगे वहां अपना एजेंडा और अपने लोग दोनों लाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। फिर वो सोच को उस तरफ ले जाएंगे। जब ये सब चीजें देखते हैं, जो वो इंतजार में बैठे हैं, कभी तो किसी का दिल बदलेगा, कभी तो किसी के दिल में सवाल उठेगा। फिर कल को कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया बन जाए, फिर कांग्रेस को शिकायत करने का हक नहीं है। इसलिए मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी को बहुत ध्यान देना है, राहुल गांधी को बहुत सोच समझना है इस मामले में कि ये आखिरकार मैं जो मुद्दे उठा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, उसको ट्रैक्शन जितना मिलना चाहिए उतना ट्रैक्शन क्यों नहीं मिल रहा? क्यों मेरी मेहनत का वो फल नहीं है जो होना चाहिए? और अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो बाकी लोग क्यों नहीं मेरे साथ मेहनत कर रहे? क्या कहीं गलती है? क्या कहीं कुछ गलत हो रहा है? कुछ गलत नियुक्तियां हो रही है? इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। BV श्रीनिवास, आपको एक नाम बताता हूं मैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे इससे पहले। कोविड के दौरान सिलेंडर मैन के नाम से मशहूर हुए। उन्होंने कांग्रेस बीजेपी नहीं देखा, जिसको जरूरत थी, जिसने उनसे मदद मांगी
उस आदमी ने मदद करी, यूथ कांग्रेस की पूरी टीम ने मदद करी। जहां हो सकते थे पूरे देश में वहां उन्होंने ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचाए, चीजें पहुंचवाई। ऑक्सीजन मैन के नाम से मशहूर थे वो। आज जब से वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटे हैं, अभी भी इंतजार कर रहे हैं। उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, वो किसी किनारे में नहीं है, खाली बैठे। लेकिन बाहर से आए लोगों को तुरंत जिम्मेदारियां मिल रही। जरा इस पे राहुल गांधी की अगर टीम से कोई देख रहा है, एक बार सोचिएगा ज़रूर। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही हूँ, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, मैं कुछ लोगों के आकलन को लेकर गलत हो सकता हूँ, कहीं गलत हो सकता हूँ। लेकिन ये हमें मालूम है कि राहुल गांधी सीताराम येचुरी के बहुत अच्छे दोस्त थे, उनके साथ काफ़ी उनकी घनिष्ठ मित्रता थी। लेकिन सीताराम येचुरी के साथ उनकी सोच भी चली गई। अब उनकी सोच के या उस तरह के लोगों को, उन्हीं बैकग्राउंड के लोगों को अपने साथ शामिल करके आप सिर्फ भीड़ बढ़ा रहे हैं, जन नेता नहीं बढ़ा रहे। नमस्कार।